तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एंटर कर रहे हैं क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की दुनिया में। इस ग्रुप को समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, इनकी जड़ों में गहरी चिंता यानी एंजाइटी बसी होती है। इसी वजह से इन्हें अक्सर वरीड ग्रुप या चिंतित समूह भी कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि इनका नेचर कुछ ऐसा होता है कि ये किसी भी पार्टी का मजा किरकिरा करने के लिए काफी है, यानी इन्हें एक तरह से डेड ऑन अराइवल माना जाता है। स्वागत है आपका इस विश्लेषण में, जहां हम डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की क्लिनिकल प्रोफाइल्स को पूरी तरह से डिमिस्टिफाई करेंगे। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और क्रमबद्ध तरीके से इन जटिल स्थितियों के राज खोले जाएंगे ताकि इनकी एक बेहतर और क्लियर समझ बन सके। एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज के इस रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे क्लस्टर सी के परिचय से, फिर इन 3 अलग अलग डिसऑर्डर्स को डीपली समझेंगे और आखिर में साइकेट्रिक कैटेगराइजेशन के बारे में एक नए दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर सी और एंजाइटी के उस गहरे कनेक्शन की जो इन सभी डिसऑर्डर्स को एक धागे में पिरोता है। अगर हम इन क्लस्टर्स को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि क्लस्टर ए काफी हद तक साइकोसिस से मिलता जुलता है और क्लस्टर बी मूड डिसऑर्डर्स से, लेकिन क्लस्टर सी ये पूरी तरह से एंजाइटी या चिंता पर बेस्ड हैं। हालांकि एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही ग्रुप में होने के बावजूद इन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के बीच की समानताएं एक्चुअली काफी सुपरफिशियल होती हैं। इनका आपस में कोई बहुत डीप शेयर्ड बेसिस नहीं होता। और हाँ, ये डिसऑर्डर्स कभी कभी ही क्लिनिकल अटेंशन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले स्पेसिफिक प्रोफाइल की तरफ, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे अगर आसान शब्दों में कहें तो यह है अकेले खड़े होने का या अकेलेपन का एक बहुत बड़ा डर। ये स्थिति तब पैदा होती है जब एक इंसान अपनी जिंदगी के लगभग हर छोटे बड़े पहलू में दूसरों पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाता है। चाहे कोई आम सा फैसला लेना हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या बेसिक जिम्मेदारियां निभानी हो, ये लोग किसी की मदद के बिना अकेले कुछ नहीं कर पाते। टकराव या डिसअप्रूवल से बचने के लिए ये लगातार दूसरों की बातों में हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और तो और जब इनका कोई एक रिश्ता टूटता है तो अकेले रहने के डर से ये फौरन किसी नए रिश्ते में जुड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। आप देखिए ये कितनी खूबसूरती से ओशियन पर्सनालिटी मॉडल के साथ जुड़ता है। ये दर्शाता है कि कैसे हाई एग्रीएबिलिटी यानी दूसरों से हमेशा सहमत होने की आदत जब एक एक्सट्रीम और इनफ्लेक्सिबल रूप ले लेती है तो वो कितनी मैल अडैप्टिव और नुकसानदायक बन सकती है। ट्रस्ट अब भोलापन बन जाता है, कोऑपरेशन गुलामी का रूप ले लेता है और समझदारी एक पूर्ण आत्मसमर्पण बन जाती है। आपने शायद नोटिस किया हो कि लोग किसी के बेकार से जोक पर भी जबरदस्ती हंसते हैं सिर्फ टकराव से बचने के लिए। बस उसी बिहेवियर को एक एक्सट्रीम लेवल पर इमेजिन कीजिए। हालांकि इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट पर अभी उतनी रिसर्च नहीं हुई है, पर आमतौर पर इन स्टेप बाय स्टेप क्लिनिकल तरीकों पर भरोसा किया जाता है। सबसे पहले मैं किसी काम का नहीं हूं जैसे कॉग्निटिव बायसेस या नकारात्मक सोच को दूर किया जाता है। उसके बाद उनके रिश्तों में जो खराब पैटर्न्स बन चुके हैं उन्हें सुधारा जाता है और आखिर में व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता और सेल्फ एफिकेसी को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वो खुद पर भरोसा कर सकें। अब आते हैं एक ऐसी कंडीशन पर जिसके बारे में बहुत गलतफहमियां हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर या ओसीपीडी। यह है कठोरता या रिजिडिटी का एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ओसीपीडी सिर्फ रन ऑफ द मिल परफेक्शनिज्म यानी आम आदत नहीं है। इसमें सफाई, कंट्रोल और ऑर्डरलीनेस की एक ऐसी डीप जरूरत होती है जो व्यक्ति को पूरी तरह से सख्त बना देती है। बात इस हद तक पहुंच जाती है कि इनकी यही रिजिडिटी इन्हें अपना मेन काम तक पूरा नहीं करने देती। ये लोग छोटी छोटी डिटेल्स में इतना खो जाते हैं, पुरानी बेकार चीजों को जमा करने लगते हैं, पैसों के मामले में बहुत कंजूस हो जाते हैं और अपने काम या रूल्स के चक्कर में अपने शौक और रिश्तों को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ एक सबसे दिलचस्प और क्लियर डिस्टिंक्शन सामने आता है। ओसीपीडी में एक्चुअली ओसीडी वाले कोई ऑब्सेशंस या कंपल्शंस होते ही नहीं है और सबसे बड़ा फर्क ये है कि ओसीपीडी ईगोसिंटोनिक होता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को सच में लगता है कि उनका ये स्ट्रिक्ट, कड़ी मेहनत वाला और रिजिड तरीका ही बिल्कुल सही है। उन्हें अपने इस बिहेवियर में कुछ भी गलत या अजीब महसूस नहीं होता। एक बार फिर अगर हम ओशियन मॉडल को अप्लाई करें तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। अगर हम इस डिसऑर्डर को बस हाई कॉन्शियसनेस के एक एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन के रूप में देखें जिसके साथ नए एक्सपीरियंसेस के लिए थोड़ा कम ओपन होना जुड़ा हो, तो उनके सारे रिजिड बिहेवियर्स मेक सेंस करने लगते हैं। इनफैक्ट आप इसे याद रखने के लिए ओवरली कॉन्शियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं।
अब क्योंकि पेशेंट को लगता है कि उनका बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल और ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए उन्हें मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। वो ट्रीटमेंट चाहते ही नहीं है, पर हाँ, अगर थेरेपी दी जाए तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इनकी रिजिडिटी और उससे जुड़ी एंग्जाइटी या डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी प्रॉमिस दिखाती है। इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी भी हेल्प करती है ताकि इनकी स्ट्रिक्टनेस का रिश्तों पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसको ठीक किया जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे वरीड ग्रुप के आखिरी प्रोफाइल की तरफ, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी अपने ही डर की वजह से खुद को दूसरों से बिल्कुल अलग कर लेना। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्ट्रास्ट है जिसे समझना जरूरी है। अवॉइडेंट डिसऑर्डर वाले लोग असल में दूसरों से जुड़ना और रिश्ते बनाना बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म या डिसअप्रूवल के डर और खुद को बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट मानने की वजह से वो लोगों से दूर भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्किज़ॉइड डिसऑर्डर वाले लोग अकेलेपन में ही जनरली खुश रहते हैं और उन्हें ह्यूमन कांटेक्ट की कोई खास चाह नहीं होती। अवॉइडेंट पेशेंट्स में ये आत्मसंदेह या सेल्फ डाउट इतना ज्यादा होता है कि उनका पूरा इंटरपर्सनल बिहेवियर रुक सा जाता है। नए लोगों से मिलने में हिचकिचाना, इंटीमेट रिश्तों से बचना, हर वक्त इस बात की चिंता करना कि कोई उन्हें रिजेक्ट ना कर दे, और कोई भी ऐसी चीज करने से डरना जिसमें थोड़ी भी शर्मिंदगी हो। अगर आप ध्यान दें तो ये सारे लक्षण किसी आम एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरह ही लग रहे हैं, है ना? तो आइए इस पॉइंट को इस आंकड़े से समझते हैं। स्टडीज दर्शाती हैं कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बीच का ओवरलैप यानी कोमॉर्बिडिटी 90% से भी ज्यादा है, और कुछ केसेस में तो ये प्रैक्टिकली 100% तक पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के कोर सिम्टम्स लगभग एक जैसे हैं, इनके जेनेटिक लिंक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के इलाज के तरीके भी एग्जैक्टली सेम है, जैसे सीबीटी और सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाइयां। साथ ही अवॉइडेंट डिसऑर्डर किसी एक स्पेसिफिक ओशन ट्रेट पर क्लीनली मैप भी नहीं होता। ये सारी बातें हमें इस डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। और यही स्टैगरिंग ओवरलैप हमें ले आता है इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के स्ट्रक्चर और कैटेगरीज को एक नए नजरिए से देखना। ये कोट एक बहुत ही पावरफुल क्लिनिकल इंसाइट देता है। ये बताता है कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर शायद अपने आप में कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ही नहीं, बल्कि इससे सिर्फ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का एक सीवियर और लंबे समय तक चलने वाला फॉर्म मानना ज्यादा बेहतर होगा। यह सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी करंट डीएसएम कैटेगराइजेशंस में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जरूर हैं। तो इन सब से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात कि स्ट्रिक्ट डीएसएम कैटेगरीज की अपनी लिमिटेशंस हैं। रिजिड बॉक्सेस में फिट करने के बजाय ओशन जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे नॉर्मल ट्रेट्स जैसे अग्रीएबलनेस या कॉन्शियसनेस जब अपनी हेल्दी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं तभी वो मालअडैप्टिव या समस्याग्रस्त बिहेवियर्स बन जाते हैं। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो किसी भी पेशेंट की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहीं ज्यादा डीप और एक्यूरेट होती है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, ये अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा और इंट्रिगिंग सवाल छोड़ जाता है। क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आखिर में हमारे नॉर्मल आम व्यक्तित्व के ही एक्सट्रीम वर्जन्स हैं? क्या एवरीडे ह्यूमन नेचर और क्लिनिकल पैथोलॉजी के बीच की बाउंड्री सच में उतनी स्ट्रिक्ट और रिजिड है जितनी हम मानते आए हैं? सोचिएगा जरूर।